सर अफसानी है। चलें कोई नहीं, हम ज्वाइन कर लेगी। So beta, we are going to start our today's lecture. Let me share PPT of today's lecture. जी, ये बेटा हमारा ये 5th वीक है और लेक्चर 1 स्टार्ट हुआ है। चैप्टर नेम है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ज़रा थ्योरेटिकल चैप्टर है तो परेशान नहीं होना, बहुत इजी स्टेप्स हैं आपको। असल में ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो चैप्टर है ये क्लास 10 का चैप्टर है, लेकिन अब जो बुक चेंज की है उन्होंने इसको क्लास 9 में डाल दिया। क्लास 10 में क्लास 11 के कंटेंट्स डाल दिए हैं, क्लास 12 में दूसरे डाल दिए, यानी सारे उन्होंने जो कोर्सेज हैं कंप्यूटर के वो चेंज कर दिए। अब नेक्स्ट टाइम हमारी क्लास 10 की जो बुक है कंप्यूटर की वो भी चेंज हो जाएगी। तो अभी तो 9 की हुई है ना, 10 के भी नए कंटेंट्स आ जाएंगे, 11 की कंप्यूटर की, 12 कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर के सिलेबस को वो चेंज कर रहे हैं। तो अब ये जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक्चुअली ये चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर क्लास 10 का चैप्टर था जो हम यहाँ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम थोड़ा सा एडवांस चल रहे हैं, यानी कि हम पहले 10th में पढ़ते थे, अब हम 9th में पढ़ रहे हैं। तो कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, वहाँ भी आपने समझना, यहाँ भी है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। और हमारे टुडेज टॉपिक्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं। तो ध्यान से इसको सुनना है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन स्टूडेंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और इसके डिफरेंट स्टेप्स कौन से हैं। ये आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद समझ आ जाएंगे अगर आप अटेंटिवली और अच्छे तरीके से सुनती हैं। एक जनरल हमारे पास क्वेश्चन है जी, 5 W's क्या हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में। तो 5 W's आपने याद रखने हैं जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड अडॉप्ट करेंगे, तो उसमें 5 W's आते हैं। कोई आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकता है या आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि 5 W's क्या हैं। तो याद रखने 5 W's हमारे पास ये 5 W's हैं, हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर। हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, इन सब को हम कहते हैं 5 W's हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड में इस्तेमाल होंगे। अभी हम इनको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने ये याद रखना है कि 5 W's जो हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की एक टेक्निक है जो हम सॉल्व के लिए यूज़ करते हैं। और इसकी 5 W's कौन से हैं, हु, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर। तो ये याद रहेंगे बच्चों के, नहीं याद रहेंगे? जी जी, सर। चलें नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं जी प्रॉब्लम क्या होती है, फिर हम आगे सॉल्विंग की तरफ जाएंगे और फिर उसकी टेक्निक, उसके स्टेप्स की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम को आप पता है उर्दू में क्या कहते हैं, मुश्किल या कोई मसला कहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम हर वो काम जो आप करने जा रहे हैं, जो आपका प्लान है करने का, वो क्या है, एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, आप अपने कमरे से उठ के पानी पीने जा रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आप अपने स्कूल जा रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। और जब आप कमरे से निकल के जाएंगे, पानी पी लेंगे, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब आप स्कूल पहुंच जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जब आप दूसरे कोई काम अपने कंप्लीट कर लेंगे, आपकी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारी ऐसा ऑब्स्टिकल या हर्डर है विच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। यानी प्रॉब्लम ऐसा हर्डल या ऐसा मसला या ऐसी रुकावट है बीच में जो आपको मसले को हल करने से रोकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी कर रहे हैं और लाइट चली जाए, तो स्टडी भी क्या है, आपके लिए एक प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। और जब आप स्टडी के सारी याद कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब आपने स्टडी का प्रोग्राम बनाया है लेकिन लाइट चली गई, इसका मतलब आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने का। इसका मतलब है लाइट क्या है, एक हर्डल या ऑब्स्टिकल है, एक रुकावट है जो आपको आपका काम करने नहीं दे रही। अगर आप पानी पीने के लिए प्रोग्राम बनाया है, आप पानी पीने जा रहे हैं लेकिन पानी ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है पानी नहीं आना भी क्या है, एक हर्डल है जो आपको आपके काम करने से रोक रहा है। तो जो भी चीज़ आपको आपके काम करने से रोक रही है, आपको सॉल्यूशन की तरफ जाने से रोक रही है, वो एक्चुअली क्या कहलाएगी, वो एक्चुअली प्रॉब्लम कहलाएगी। एनीथिंग व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व्ड, हर वो काम जिसको सॉल्व होना है, अनप्रोसेस्ड जो हमारे पास काम होगा, जिस पे अभी काम नहीं हुआ, काम होने वाला है, हम करने वाले हैं, ये काम करने वाले हैं। तो जो हम काम करने वाले हैं असल में वो क्या है,
प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से जो चीज़ हमें रोकती है हम उसे क्या कहते हैं, ये ऑब्स्टिकल या हर्डल या प्रॉब्लम है। कि आप पानी पीने जा रहे हैं तो आप पानी पीने नहीं जा सकते, दरमियान में कोई प्रॉब्लम है, हम स्टडी करने जा रहे हैं, लाइट चली गई है, वो आपको स्टडी नहीं करने दे रही, आप स्कूल जाना चाहते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं, आपके पास है, गाड़ी नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, तो आप वो काम नहीं कर सकते। तो हर वो काम जो आपको करने से रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम व्हिच नीड्स टू बी सॉल्व्ड। और प्रॉब्लम इज ऑब्स्टिकल और हर्डल व्हिच प्रिवेंट्स यू फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, कि वो आपको इसको सॉल्व करने से, इस मसले को हल करने से रोकता है, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम है। अब जो बिल गेट्स है, बिल गेट्स कौन है, कौन है बिल गेट्स? जी दुनिया के सबसे अमीर आदमी। जी, और कौन बताएगा बिल गेट्स कौन है? बाकी किधर हैं, चले गए बाकी? नहीं सर, इधर ही है। जी, कौन है बिल गेट्स? बेटा आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं और आप बिल गेट्स को नहीं जानते, ये बहुत बुरी बात है। जिसने जी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर याद किया था। जी नहीं, गलत है। आपने याद रखना है, बिल गेट्स तो अमीर आदमी है, वो तो चलो ठीक है, वो तो कभी होता है, कभी कोई और आ जाता है। ये याद रखना है, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक है, ओनर है, चेयरमैन है। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट, आप उसका वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसका एक्सेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी विंडोज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडो 7 भी इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडो। तो जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो कहाँ से तैयार होके आ रही हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ओनर कौन है? बिल गेट्स है। याद रहेगा, अब ये आपने आंसर देना है, ये नहीं कहना कि अमीर है या गरीब है। क्या आंसर देंगे जी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑनर जो जी, है उसका नाम है बिल माइक्रोसॉफ्ट गेट्स। कंपनी का ओनर है, उसका नाम बिल गेट्स है। तो ये कंपनी कहाँ है? ये कंपनी अमेरिका में है, जो सारी दुनिया को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है। हम भी जो सॉफ्टवेयर विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके साथ भी माइक्रोसॉफ्ट लग जाता है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ से तैयार होके आ रहा है सॉफ्टवेयर? बिल गेट्स की कंपनी से, यानी माइक्रोसॉफ्ट से तैयार होके आ रहा है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट क्या, बिल गेट्स क्या कहता है? बिल गेट्स कहता है कि एक कंप्यूटर का जिसने प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ी होती है, जो अच्छा कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो जिंदगी की बाकी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेता है, क्योंकि उसने कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ी होती है। और ये बड़े हाई लेवल की होती है। जो कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व कर लेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, उसके लिए बाकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी दुनिया में, जिंदगी में, वो कोई हैसियत नहीं रखेंगी, यानी वो उनको भी सॉल्व कर सकता होगा। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम्स के बारे में पता आपको कि चल गया है क्या है? हर वो चीज जो आप करने जा रहे हैं, जो आपको उसके आपके सोल्यूशन या काम करने से रोक रही है, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम। ठीक है, अंडरस्टैंड बच्चों? यस सर। ठीक है, प्रॉब्लम तो ये थी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग देखें क्या है, हमने हर प्रॉब्लम को क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है, लेकिन किस तरीके से करना होता है? एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच होती है, यानी कि एक बड़ा प्लान के साथ हमारा एक सिस्टम होता है, जिसको हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप, मैं पानी पीने की एग्जांपल अभी मैंने दी है कि आप जाएंगे पानी पिएंगे, तो पानी पीने क्या जाएंगे, आप अपने कमरे से उठेंगे, कूलर तक जाएंगे, ग्लास उठाएंगे, उसमें पानी डालेंगे और पी लेंगे। यानी कि एक प्रॉब्लम जो आपको आई थी, उसको सॉल्व करने में आपने डिफरेंट स्टेप्स का इस्तेमाल किया है, और जब उन स्टेप्स को आपने सॉल्व किया है तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। स्कूल जाने की अब प्रॉब्लम देखेंगे, आप घर से पापा को कहेंगे गाड़ी पे निकाले, गाड़ी से आप जाएंगे ड्राइव करके, स्कूल पहुंचेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हर प्रॉब्लम को आपने एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइज्ड और हर अच्छी अप्रोच के साथ सॉल्व कर दिया है, एक अच्छे तरीके के साथ सॉल्व कर लिया है, कि उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स बना लिए हैं और उन स्टेप्स को सॉल्व कर लिया, जिससे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। लेकिन ये याद रखना है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पानी पीने की मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप जाएंगे कूलर से गिलास उठाएंगे, पानी पिएंगे। या दूसरा मेथड क्या है, अपनी सिस्टर को ये आवाज़ दे देंगे, जी मुझे पानी का गिलास दे दो, आपकी वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब स्कूल जाने का है जी, आप पापा को कहेंगे कार में जाएं, कार नहीं अवेलेबल होगी। अब बाइक पे बाइक नहीं अवेलेबल होगी, आप बस पे या किसी पे। तो डिफरेंट मेथड्स हैं सॉल्व करने के, लेकिन हर जो भी हम सॉल्व करने के लिए अडॉप्ट करेंगे वो एक फाइनल तरीका होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड्स डिफरेंट होंगे, एक से ज्यादा होंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो कोई एक
मेथड हम अडॉप्ट करेंगे जिससे हमारी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का बच्चों आपको पता चला है क्या है जी Yes, कि sir. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ स्किल विच कैन बी डेवलप्ड बाय अ वेल ऑर्गेनाइज्ड। बड़े अच्छे तरीके से आपने सीक्वेंस के साथ ऐसे स्टेप्स में प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देना है और वन बाय वन उसको फॉलो करना है जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड होती है। मिसाल के तौर पे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई कंप्यूटर के डेटाबेस का प्रोग्राम बनाया है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आ रही हैं, वो क्या है? वो भी प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं, आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब इस प्रॉब्लम को, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए जो जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और जिस स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, वो वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो अब आपको पता चल गया जी प्रॉब्लम क्या होती है और आपको पता चल गया प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीका क्या होता है, उसको क्या कहते हैं। अब हम देखेंगे जी प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स कितने होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर की आप बना रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं। अभी आपने सोचा है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा, तो वो क्या चीज़ आ गई? वो एक प्रॉब्लम आ गई है। जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होने से लेके प्रॉब्लम क्रिएट होने तक दरमियान में आपने जिस रास्ते को फॉलो करना है, जिस स्टेप्स को फॉलो करना है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। जब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, समझ आ जाएगी, तो आप उसके मुख्तलिफ सॉल्व करने के प्लान्स बनाना शुरू कर देंगे। और जब प्लान्स बनाएंगे तो प्लान्स एक से ज़्यादा प्लान्स होंगे। अब उसमें से, उन सारे प्लान्स में से आपने क्या करना है? सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो चूज़ कर लेना है। तो ये 5 स्टेप्स हैं: डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन और सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। तो इन 5 स्टेप्स को आपने याद रख लेना है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं, लेकिन ये बात भी याद रखनी है कि इन स्टेप्स में से कोई स्टेप्स आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस उसका खराब नहीं होना चाहिए। अगर सीक्वेंस खराब कर दिया तो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके को गलत कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पानी पीने के एग्जांपल दूं, तो आप यहाँ से जाकर उठ के जाएंगी, कूलर तक जाएंगी, गिलास उठाएंगी, पानी भरेंगी और पी लेंगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से जाएं, गिलास उठाएं ना और पानी भर के पी लें। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप गिलास उठाएं ना और पानी भर के पी लें? ऐसा पॉसिबल है? जी No. बच्चों, नो, इससे No. पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने उसके सीक्वेंस को भी फॉलो करना है। जितने स्टेप्स आएंगे वो सीक्वेंस से आप चलाएंगे। अगर सीक्वेंस को आगे पीछे कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अब ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लेना है। सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। मैं आपको अच्छे तरीके से लेसन डिफाइन कर रहा हूँ। डिफाइन करने के बाद आपने इस लेसन को अंडरस्टैंड कर लेना है। और अंडरस्टैंड करने के बाद जब आपको समझ आ जाएगी तो आप फिर उसको सॉल्व करने के बारे में मुख्तलिफ प्लान्स बनाएंगी। और प्लान्स भी एक नहीं होगा, प्लान मैंने भी बताया है, एक से ज्यादा प्लान्स होंगे। तो फाइनल आपको जो सबसे अच्छा प्लान लगेगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगी। तो यही स्टेप्स हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यहाँ भी लिखे हुए हैं कि सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम होगा। जब डिफाइन हो जाएगी तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आप उसके प्लान्स बनाना शुरू कर देंगे। जब प्लान बनाएंगे तो डिफरेंट किस्म के उसमें प्लान्स आएंगे और फिर फाइनल में आपने उसमें से सबसे बेस्ट प्लान को चूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी, समझ आई है बच्चों इसकी? जी, Yes. Yes, sir. कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ये? नहीं। No, sir. बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 5 स्टेप्स याद करने हैं, आपको प्रॉब्लम का पता लग गया, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का पता लग गया और सॉल्विंग के स्टेप्स का भी आपको पता लग गया सीक्वेंस के साथ। अब आप इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब एक प्रॉब्लम को कहते हैं कि ये डिफाइंड प्रॉब्लम है। डिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी होती है? ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें कोई एम्बिग्विटी या कोई शक व शुबा नहीं होता। उसके सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते क्लियर हो। हैं, उसके सारे प्रोसेस आपको क्लियर होते हैं।
हर चीज़ आपको क्लियर होती है तो आप कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो डिफाइंड प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर लेक्चर दे रहा हूँ, आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ रही है, हर चीज़ क्लियर हो गई है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है जो ना समझ, आप कहेंगे कि सर ने हमें अच्छी तरह लेसन को डिफाइन किया है। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी तरफ से, मेरी तरफ से कोई कमी रह जाए, आपको कोई शक हो, आपको एम्बिग्विटी हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो, तो आप क्या कहेंगे कि जी ये जो लेसन है हमें अच्छी तरह डिफाइन नहीं हुआ, अच्छी तरह हमें समझ नहीं आया, तो फिर आप उस पे सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। अगर आपके पास प्रॉब्लम सही तरीके से डिफाइन होगी, वेल डिफाइन होगी, कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा, ईज़ी टू सॉल्व होगा, तमाम कंडीशन और हर चीज़ क्लियर होगी, तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम आपको अच्छे तरीके से डिफाइन ही नहीं होगी, तो आप उसके सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। तो इसलिए डिफाइंड प्रॉब्लम हम किसको कहेंगे? कि जिसमें कोई एम्बिग्विटी, नो एम्बिग्विटी, ईज़ी टू अंडरस्टैंड, ईज़ी टू सॉल्व, ऑल कंडीशंस एंड ऑल एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो हर चीज़ क्लियर होगी, हर चीज़ समझ आ जाएगी, हम कहेंगे ये एक डिफाइंड प्रॉब्लम है। और अगर किसी चीज़ में हमारे पास क्लैरिटी नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है। जब भी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये प्रॉब्लम जो है डिफाइंड है कि नहीं डिफाइंड। अगर डिफाइंड होगी तो हम उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलेंगे, सॉल्व करने लगेंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? अब देखिए हम आगे क्या करते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए। अच्छा, डिफाइन की मैं आपको एक और बताऊं, डिफाइन का क्या है? देखिए, अगर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ जी, आप ये क्वेश्चन जो है ये अपनी होमवर्क नोटबुक पे करेंगे, घर जाके अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छी राइटिंग में करेंगे और इसका इमेज लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा आपने होम असाइनमेंट कर ली है। अब हर चीज़ आपको क्लियर हो गई है, आप घर जाएँगे कि सर ने बताया था, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका अच्छे तरीके से उसको राइट करेंगे और उसका इमेज लेके व्हाट्सएप पे कर देंगे कि आपने, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, क्योंकि हर चीज़ आपको क्लियर थी। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी कह दूं कि कल से हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू होगी और ये कहकर मैं चला जाऊं, तो अब आप घर में जाके आपके पास बहुत सारी एम्बिग्विटीज होंगी, पता नहीं सर किस वक्त क्लास लेंगे, सर किस टाइम पे क्लास लेंगे, कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे, क्या तरीक़ाकार होगा ऑनलाइन क्लास लेने का, नेट की भी ज़रूरत होगी और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, यानी आपके ज़हन में क्या है, खिचड़ी पक रही होगी, एक एम्बिग्विटी होगी, कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, कोई कंडीशन क्लियर नहीं होगी, तो इस कंडीशन को, इस सूरत-ए-हाल को हम कहेंगे कि प्रॉब्लम जो है वो अनडिफाइंड है, यानी कि अभी वो प्रॉब्लम आपके ज़हन में सॉल्व नहीं हुई। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है इसके, ये डिफाइंड प्रॉब्लम कौन-सी होती है और अनडिफाइंड प्रॉब्लम कौन-सी होती है। और अगर हमारे पास प्रॉब्लम अनडिफाइंड होगी, तो फिर हम उसको डिफाइंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखें 3 मेथड हम बता रहे हैं कि अनडिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइन प्रॉब्लम में बनाने के लिए, कि गेन बैकग्राउंड नॉलेज, उसका बैकग्राउंड का नॉलेज हासिल करेंगे, या हम गैसेस लेंगे। गैस क्या होता है? अंदाजा होता है कि मैं इसको करूं शायद इसकी वैल्यू सही लग जाए और मेरा आंसर आ जाए, उसको मैं कहता हूँ गैस है, गैस अंदाजा होता है। या मैं ड्रॉ पिक्चर करूंगा, पिक्चर को ड्रॉ कर लूंगा जिससे मेरी अनडिफाइंड प्रॉब्लम जो है वो डिफाइंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 3 मेथड आपने याद रखने हैं कि बैकग्राउंड नॉलेज हम कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं या पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इनमें से हम कोई भी एक तरीका अप्लाई करेंगे तो हमारी अनडिफाइंड प्रॉब्लम किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? डिफाइंड प्रॉब्लम में। इन तीनों में से कोई एक मेथड हमने अप्लाई करना है। तो याद रखना है कि अनडिफाइंड प्रॉब्लम कौन सी है जिसमें एम्बिग्विटी हो, कोई पॉइंट्स क्लियर ना हो, कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई प्रोसेस का पता ना लग रहा हो, तो इंसान क्या रहता है, इन अ फिक्स परेशानी में रहता है कि पता नहीं ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगी। तो उसको कहते हैं अनडिफाइंड प्रॉब्लम। और अनडिफाइंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड मैंने आपको बताया है कि 3 कंडीशंस हैं, इनमें से कोई एक कंडीशन मीट कर जाती है तो हमारी अनडिफाइंड प्रॉब्लम डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। वो 3 कंडीशंस क्या हैं कि हम या तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं,
या हम अंदाजा या गैस लगा लेते हैं वैल्यू का, या हम कोई पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, और इन तीनों में से जो भी हम एक मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारी अनडिफाइंड प्रॉब्लम डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये 3 मेथड जो हैं ये हम डिटेल से कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इसके नाम बता रहा हूँ कि 3 मेथड कौन है। तो जी बच्चों, पता चला है आपको डिफाइन अनडिफाइंड को डिफाइंड में कन्वर्ट करने का? यस जी सर। ठीक है। बाकी किधर हैं? किसी की आवाज नहीं आ रही। जी चले नहीं गए इधर बाकी? ही है, इधर ही है सर इधर ही है। हाँ तो बेटा ये 3 मेथड पता लगे ना आपको। अब अनडिफाइंड का भी आपको पता लग गया कि जो चीज क्लियर नहीं है वो अनडिफाइंड है, और जो चीज क्लियर है वो डिफाइंड है। तो अनडिफाइंड को डिफाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम ये 3 मेथड इस्तेमाल करेंगे। 3 में से कोई एक मेथड भी अप्लाई कर देंगे तो हमारी अनडिफाइंड प्रॉब्लम डिफाइंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये पीछे नॉइज किसका आ रहा है? ठीक है। अब हमारी प्रॉब्लम डिफाइन हो गई है कि जी हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया है। डिफाइन करने के बाद मैंने जब आपको एक अच्छी तरह लेसन डिफाइन कर दिया तो आपको क्या हो गया है? अंडरस्टैंड हो गया है। तो डिफाइनिंग के बाद हम सेकंड स्टेप में कहाँ आएंगे? अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, कि अच्छे तरीके से डिफाइन कर दी है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम थी। अब सेकंड स्टेप पे आपने क्या करना है? उसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम हमारा सेकंड स्टेप है। इसको अंडरस्टैंडिंग को एनालाइजिंग द प्रॉब्लम भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखें, मैंने दो वैल्यू लिखी है, a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या आंसर होगा a प्लस बी का? बताएं मुझे जी, किसको नजर आ रहा है? a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या वैल्यू होगी a प्लस बी की? किधर चले गए सारे? 1 1 जी a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 5। जी? किस तरह 5 या 1 होगी? ना आपको a की वैल्यू पता है ना आपको b की वैल्यू पता है, और वो कहता है कि b की वैल्यू प्रिंट करो या क्या बताओ मुझे क्या है। ना आपको a की 5 वैल्यू पता है ना आपको b की वैल्यू पता है, तो आप a प्लस बी की वैल्यू कैसे बताएंगी? इसका मतलब टीचर है लिख के a इज इक्वल टू अभी 2 और इस 5 इस इज इक्वल स्टेटमेंट से बताएं ना, इस स्टेटमेंट से आपको a प्लस बी की वैल्यू पता लग रहा है? नो। नहीं। जब हमारा प्रोग्राम ऊपर से चलता हुआ एग्जीक्यूट करता हुआ इस स्टेटमेंट पे आएगा, वो कहेगा a प्लस बी इज इक्वल टू, इसका क्या आंसर है? तो वो आंसर प्रिंट कर सकता है? जी नो। नहीं कर नो। सकता। अब अगर मैं आपको इस स्टेटमेंट में पूछूं इफ a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 देन a प्लस बी, अब क्या आंसर होगा? 5 5। 5। तो इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉब्लम होगी और ये कौन सी प्रॉब्लम होगी? अब खुद बताएं मुझे। ऊपर वाली होगी मतलब होगी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड और नीचे वाली डिफाइंड। नीचे वाली डिफाइंड होगी, क्योंकि इसमें हर चीज आपको क्लियर है, ऊपर वाली अनडिफाइंड है। तो इस प्रॉब्लम में की हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आसान हो गई है। ये इसकी डिफाइनिंग अनडिफाइंड प्रॉब्लम थी तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए मुश्किल थी, हमें समझ नहीं आ रही थी कि इसका आंसर क्या है। लेकिन ये हमने वेल डिफाइंड प्रॉब्लम बना ली है, अच्छे तरीके से डिफाइंड बना दी है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या होगी? इजी हो जाएगी। ऐसी ही है कि नहीं जी बच्चों? अगर जी हम सर। डिफाइन अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन हम डिफाइन अच्छे तरीके से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब इसमें आप देखें कि इस लाइन में a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 और a प्लस बी की वैल्यू हम बता सकते हैं। ये हमारे पास अच्छे तरीके से डिफाइन की हुई प्रॉब्लम है। जब अच्छे तरीके से डिफाइन की है तो आपको भी क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इसे कहते हैं अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन होगी तो अंडरस्टैंड भी हमारे पास हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डिफरेंट किस्म के रिडल्स या पजल्स होते हैं, आपको मैं पजल दे दूंगा, ये पजल को सॉल्व करें, तो आप एकदम पजल को फौरन सॉल्व करना नहीं शुरू कर देंगे। क्या करेंगे? पहले उस पजल को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये काम किस तरह करेगा, किस तरह सोल्यूशन हो सकता है। और जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो फिर आप उस पजल पे काम करना शुरू करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा ही होता है कि नहीं? जी क्या सर। आपको मैं यस सर। डायरेक्ट पजल दूं, आप डायरेक्ट उस पर काम करना कि इस तरह ये सॉल्व हो गया? पहले आप उस पजल को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पजल में है क्या और किस तरह सॉल्व होगा, फिर उस पजल को सॉल्व करना शुरू करेंगे और हमारा पजल सॉल्व हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम क्या है कि हमने किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, और जब अंडरस्टैंड हो जाएगा, डिफाइन भी हो गया, अंडरस्टैंड भी अच्छे तरीके से हो गया, तो हम फिर उसको प्लानिंग की तरफ जाएंगे, यानी कि उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो इस एग्जांपल से आपको पता चल गया
कि अंडरस्टैंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास डिफाइनिंग अच्छे तरीके से होगी तो अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे तरीके से हो सकती है। और पजल वाली आपने एग्जाम्पल को याद रखना है कि अगर कोई पजल या रिडल है या कोई चीज है जिसे आपने सॉल्व करना है तो फर्स्ट आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उस पजल के बारे में, डिफाइन करूंगा। जब डिफाइन कर लेंगे आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे किस तरह काम कर रहा है और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी मैंने बताया कि 5 Ws क्या है। 5 Ws हमारे आते हैं अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में, जिसको एनालाइज द प्रॉब्लम भी कहते हैं। और ये 5 Ws क्या है जो भी मैंने बताए हैं? व्हाट, हु, व्हेन, What, who, why, when, where. ठीक है। तो ये याद रखना है कि 5 Ws हमारे किस फेज में आते हैं? सेकंड फेज में आते हैं, जिसमें हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम या एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है ना? तो अब आपको प्रॉब्लम का Yes. भी पता लग गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग का पता लग गया, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का भी पता लग गया, और वेल जो डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं है उसका भी पता लग गया। अब आपको पता लग गया कि अनडिफाइंड प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में किस तरह कन्वर्ट करना है, या हम उसमें जी किस मेथड से हम कर सकते हैं। 3 मेथड मैंने आपको बताए हैं, उन मेथड में से कोई भी एक मेथड हम अप्लाई करेंगे तो हमारी अनडिफाइंड प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी। सेकंड, जब डिफाइन हो जाएगी तो हम अंडरस्टैंडिंग की तरफ आएंगे। अंडरस्टैंडिंग हमें जब हो जाएगी अच्छी तरह तो हम उसका आंसर देने के काबिल हो जाएंगे। और अंडरस्टैंडिंग के बाद हम किस फेज पे आएंगे जी? अंडरस्टैंडिंग में ये आपके पास है, मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दी है होमवर्क की, कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने क्वेश्चन अपनी कॉपी पे करके लेके आना है और ये आपने घर जाके करना है और मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको वो उस पे व्हाट्सएप पे शो करना है। अब ये एक प्रॉब्लम है, इस अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम में 5 W किस तरह आ सकते हैं? जो हमने 5 W देखे, ये देखें सारे, अभी आपको पता लगेगा 5 W। व्हाट मतलब क्या हमें काम मिला है? होमवर्क मिला है। हु किसने दिया है? कंप्यूटर टीचर ने दिया है। वाई क्यों दिया है? बिकॉज इट इज योर होमवर्क, आपने होमवर्क सॉल्व करना है। व्हेन कब करना है आपने? ये आफ्टर द स्कूल एट योर होम। और वेयर कहाँ पे जा करना है आपने? यू हैव टू राइट ऑन योर कंप्यूटर नोटबुक। तो अब इसमें से 5 Ws निकल आए हैं कि नहीं निकल आए, बताएं मुझे जी। निकल आया। तो ये 5 Ws आपने जब भी आप कोई प्रॉब्लम आपको आएगी आप उसमें से 5 Ws निकाल लेंगे, और हर प्रॉब्लम में 5 Ws मौजूद होते हैं। तो ये मैंने प्रॉब्लम जो बताई थी आपको होमवर्क की, इसमें से भी आपने 5 Ws निकाल लिए हैं। तो इसका मतलब है 5 Ws हमारे अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम की स्टेप्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। तो अब हमें 5 Ws का पता लग गया, उसके बाद हर चीज क्लियर हो गई, फिर हम सॉल्यूशन के प्लान, अपने प्लान की तरफ आते हैं कि हमने प्लान, और मैंने आपको बताया है कि प्लान एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कि आपने स्कूल से घर आना है तो हो सकता है आप किसी एक रास्ते से आ जाएं, वो रास्ता बंद हो तो दूसरे रास्ते से आ जाएं, दूसरा रास्ता बंद हो कहीं और से आ जाएं, ठीक है ना? या आप गाड़ी पे आ सकते हैं, गाड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल पे आ सकते हैं या किसी और। तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन हमने उसमें से चूज वही करना होता है जो बेस्ट होता है। अब इसमें देखें डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो मेथड बता रहा है, डिवाइड एंड कंकर, गेस चेक इम्प्रूव, एक्ट इट आउट और प्रोटोटाइप। ये 4 मेथड इसने बताए हुए हैं। अभी मैंने जो 4 मेथड पीछे आपको बताए थे, ये देखें बातें कौन कर रहा है, ये देखें अनडिफाइंड प्रॉब्लम को डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के 3 मेथड, गैस बैकग्राउंड, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, गैस गैस लगाना या ड्रॉ पिक्चर, ये है। और ये जो मेथड है प्लानिंग या सॉल्यूशन के, ये मेथड, ये दोनों चीजें कल हम दूसरी पीपीटी में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी आपने इसको याद रखना है कि हमने जब भी प्रॉब्लम को प्लान करना है तो प्लानिंग के हमारे पास 4 मेथड हैं। कौन से हैं? डिवाइड एंड कंकर है, गेस चेक इम्प्रूव है, एक्ट इट आउट है और प्रोटोटाइप है। ये 4 मेथड हैं और इनमें से कोई एक मेथड हम अप्लाई करके अपने सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। तो 3 हमारे पास फेजेस हो गई हैं, प्लानिंग हो गई है। चौथा हमारे पास है जी कैंडिड सॉल्यूशन। अब कैंडिड सॉल्यूशन याद रखना है, कैंडिड सॉल्यूशन क्या होता है? कैंडिड सॉल्यूशन को कहते हैं अनप्लैन्ड एंड स्पॉन्टेनियस आंसर। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूं, पूछूं, तो आपके जहन में फौरन जो भी जवाब आएगा आप उसका वो जवाब दे देंगे। हो सकता है वो जवाब सही भी हो सकता है वो जवाब गलत हो। तो फौरन जवाब दे देना, एडवांस जवाब दे देना, बगैर सोचे समझे जवाब दे देना, अनप्लैन्ड जवाब दे देना, उसको क्या कहते हैं?
कैंडिड सोल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों, बताएं? कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन क्या है? अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियस, यानी फौरन बगैर सोचे समझे आपने जवाब दे दिया। वो बगैर सोचे समझे अनप्लान्ड जवाब जो था वो ठीक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि जी आज टेम्परेचर कितना है, आप कहेंगे जी 40 है, कोई कहेगा जी 38 है, कोई कहेगा 35 है। तो किसी का कैंडिड सोल्यूशन जो आंसर होगा वो ठीक भी हो सकता है, शायद 35 हो, ठीक है ना। तो ये स्पॉन्टेनियस आंसर या अनप्लान्ड आंसर क्या कहलाता है? कैंडिड सॉल्यूशन कहलाता है। और कैंडिड सॉल्यूशन के बारे में मैंने क्या बताया है कि कैंडिड सॉल्यूशन ठीक भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है ये। अब वो कहते हैं, एग्जाम्पल दे रहा है कि आप अपनी क्लास में से ऐसे बच्चे निकाल के मुझे टोटल स्कूल में बताएं कि जो क्रिकेट खेल सकते हो। तो आप सब अपना अपना मेथड इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अलीजा जो है वो खुद सोचेगी कि मेरी क्लास में से 3 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं, और हमारे स्कूल में 10 क्लासेस हैं, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई आप कहेंगी कि जी सर 30 बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। इरसा देखेगी या जरीश देखेगी, वो कहेगी कि नहीं 3 नहीं 5 बच्चे हमारी क्लास में क्रिकेट खेल सकते हैं। और 5 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50, तो आप मुझे बताएंगे कि 50, एक बच्चा कह रहा है 30 बच्चे हो सकते हैं क्रिकेट के, एक बच्चा कह रहा है 50 हो सकते हैं, एक बच्चा कह रहा है 40 हो सकते हैं। तो ये सब आंसर क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट्स कहलाएंगे। कैंडिड सॉल्यूशन है, इसमें से कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। हो सकता है कोई एक एग्जैक्ट आंसर हो जो सही आंसर हो, और हो सकता है कोई एग्जैक्ट आंसर ना हो, गलत आंसर हो। तो आपने जो भी अपने जहन के मुताबिक फौरन आंसर दिया है उसको क्या कहेंगे कि ये कैंडिड सॉल्यूशन है। जी कैंडिड सॉल्यूशन का बच्चों पता चला कि नहीं पता चला? जी पता चल गया। ठीक है, कैंडिडेट सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया ना। अब ये हमारा यस सर। कैंडिडेट सॉल्यूशन था। अब हमारे पास आपने भी एक आंसर बताया है, एक आंसर लीजा ने भी बताया है, एक आंसर जरीश ने भी बताया है, सबने अपने अपने कैंडिडेट सॉल्यूशन बताए, यानी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट आंसर आ गए। अब हमने क्या करना है फिफ्थ फेज में? सेलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन। अब हम उनमें से सबसे बेहतर सोल्यूशन तैयार करना है। लेकिन बेहतर सोल्यूशन, सबसे बेस्ट सोल्यूशन हासिल करने का क्या क्राइटेरिया है? देखिए मैंने यहाँ से अगर स्कूल पहुंचना है तो मैं सबसे बेस्ट सोल्यूशन देखूंगा। कौन सा सोल्यूशन देखूंगा? यार अगर बारिश हो रही है तो मैं फिर ऐसा करूँ छतरी लेके जाऊं, है छतरी लेके मोटरसाइकिल पे जाऊं, छतरी उड़ जाएगी, नुकसान होगा। ऐसा करता हूँ मैं गाड़ी पे चला जाता हूँ, लेकिन गाड़ी पे कीचड़ होगी, गाड़ी खराब हो जाएगी। ऐसा करता हूँ मैं बस पे चला जाता हूँ, बस पे मैं तो इन सब में से आपने कौन सा एक बेस्ट सोल्यूशन लेना है? बेस्ट सोल्यूशन किस तरह देना है कि जो जिसमें आपका टाइम भी कम कंज्यूम होता हो, जिसमें आपका खर्चा भी कम होता हो, जिसमें आपके स्टेप्स भी हों, जिसमें प्रॉब्लम्स भी कम हो, तो वो सॉल्यूशन आप अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही है ना कि आप सबसे बेहतर सॉल्यूशन कौन सा अडॉप्ट करते हैं? जिसमें आपको कम परेशानी हो, जिसमें स्टेप्स कम हो, जिसमें पैसे भी कम लगें, जिसमें प्रॉब्लम भी कम हो, तो आप वो स्टेप्स अडॉप्ट कर लेते हैं, वो सॉल्यूशन। तो इसमें भी हमने, हर बच्चे ने हमें कैंडिडेट सॉल्यूशन बताया है, उस कैंडिडेट सॉल्यूशन में से हमने एक सिलेक्शन सॉल्यूशन को चूज करना है। किस तरह करेंगे? जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम होंगे, ज्यादा इफेक्टिव होगा, कॉस्ट भी कम आएगी, इजीली भी हम उसको अचीव कर सकेंगे। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया होगा जिसके जरिए हम उन सब में से एक फाइनल सिलेक्शन, वो डिसीजन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह कैंडिडेट सॉल्यूशन में से हमने लास्ट में क्या किया है? सबसे फाइनल सॉल्यूशन जो एक है हमारे पास उसको हमने चूज कर लिया है, और जब उस फाइनल सॉल्यूशन को हमने अप्लाई किया है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है बच्चों, कुछ सॉल्यूशंस का पता लगा? कल इसको हमने फिर रिवाइज करना है डिटेल के साथ। तो आज कुछ समझ आई है प्रॉब्लम सॉल्विंग की कि नहीं? जी आगे समझ। ठीक है, आगे प्रॉब्लम समझ। का भी आपको पता लग गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी आपको पता लग गया, अनडिफाइंड प्रॉब्लम का भी, डिफाइंड प्रॉब्लम किस तरह बनानी है, कौन से स्टेप्स हैं, प्लानिंग में बेशुमार सॉल्यूशन आएंगे, कैंडिडेट में बेशुमार सॉल्यूशन आएंगे, और आपने फाइनल आपने उसमें से सबसे सूटेबल सॉल्यूशन ले लेना है जो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो, इजी हो, और जल्दी इम्प्लीमेंट, टाइम भी ज्यादा उसमें यूज ना हो। ठीक है बच्चों, तो ये 2 वीडियो मैंने आपको दी है। ये वीडियो, पिछली वीडियो भी आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? जी वीडियोस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? कहाँ गए सारे? ये लीजा, वो इरसा, देखते हैं। तो ये होम वो असाइनमेंट देखते हैं। आपने करनी है। होम असाइनमेंट भी हो रही है कि नहीं हो रही?
और रही है। सर हमें कैसे पता कि हमने क्वेश्चन आंसर ये वाले लिखने हैं और इस तरह लिखने हैं? मे बी हम गलत लिख लें, किसी का बेटा आंसर कुछ हो, किसी ये का कुछ आपकी हो। पूरी स्लाइड में क्या ये गलत लिखा हुआ है? अगर ये आप तो पढ़ेंगी, सर हम पूरा पूरा तो नहीं लिखना कॉपी पे, क्वेश्चन आंसर में पूरा पूरा तो नहीं ये ना याद करके। ये जो मैंने लिखा है ना स्लाइड्स में, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कितनी ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है ना? आपकी बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है, उसकी एग्जांपल क्या है। तो आपने इसी तरह ये क्वेश्चंस लिखने हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और शॉर्ट में भी वो पूछ सकता है कि जी व्हाट इज कैंडिडेट सोल्यूशन, गिव एन एग्जांपल। तो फिर आप क्या करेंगी? तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसमें से आपको पूछेगा कि जी सिलेक्ट द बेस्ट सोल्यूशन के क्राइटेरिया क्या है, इस तरह भी वो पूछ सकता है। तो फिर आपने ये सर सारा लिखना पड़ेगा। जी बताएं। सर आप हमें एक पीडीएफ फाइल बना के सेंड कर देंगे जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर एक चैप्टर के मैंने लिखेंगे, आपको शॉर्ट और लॉन्ग। पीछे थर्ड चैप्टर के भेजे थे ना, मिल गए ये वो? इसी तरह सर इस चैप्टर के इसी के भी मैं उसमें बना रहा हूँ सिर्फ इसको। 4 क्वेश्चन थे। जी जी, इसके भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं बना रहा हूँ इसके, ठीक है ना? तो वो भी कर सर लूंगा लास्ट चैप्टर